पृथ्वी के आंतरिक भाग से पता चला कि पृथ्वी की पपड़ी ठोस मेंटल में तैरती है। पर यह कैसे संभव है? अभी भी अन्य प्रश्न हैं, जैसे कि क्यों महाद्वीपीय क्रस्ट समुद्र तल से ऊपर स्थित है? समुद्र तल के ज्यादातर क्षेत्र एक समान गहराई पर क्यों हैं? क्यों कई पर्वत श्रृंखलाएं जैसे हिमालय श्रृंखला कटाव के बाद भी बढ़ रही हैं? क्यों वो क्षेत्र जहां नदियां बड़ी मात्रा में तलछट जमा कर रही हैं, नीचे धंस रही हैं? पिछले हिमयुग के दौरान बर्फ से ढके क्षेत्रों की क्रस्ट, जो नीचे धंस गई थी, अब फिर से ऊपर उठ रही है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए भू संतुलन या आइसोस्टैट्सी और आर्किमिडीज के बॉयंसी के सिद्धांत को समझना चाहिए। आर्किमिडीज एक यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने समझाया कि पानी या तरल माध्यम में कोई वस्तु कैसे तैरती या डूबती है। आर्किमिडीज के बॉयंसी के सिद्धांत के अनुसार दो उदाहरण हैं। यदि किसी वस्तु का घनत्व पानी से अधिक है तो वह डूब जाती है। यदि इसका घनत्व कम होता है तो ये तैरता है। जब ये तैरता है तो ये पानी की उतनी मात्रा को विस्थापित करेगा जो उस वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे जहाज या आइसबर्ग के उदाहरण से समझना आसान है। आइसबर्ग पानी से कम घना होने के कारण तैरता है। ये पानी को अपने वजन की मात्रा के बराबर विस्थापित करता है और तैरता है। जब आइसबर्ग का 10% जल स्तर से ऊपर होगा तो ये तैरेगा। यदि आइसबर्ग की कुछ बर्फ पिघल जाती है तो वजन कम होने से आइसबर्ग ऊपर उठ जाएगा। इस संतुलन को बनाए रखना ही बॉयंसी का सिद्धांत है। ये पृथ्वी पर कैसे लागू होता है? इस पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि वैज्ञानिकों ने इसकी खोज कैसे की। 1735 में एंडीज पर्वत श्रृंखला पर एक शोध में भूवैज्ञानिकों को पता चला कि पहाड़ का गुरुत्वाकर्षण इसके द्रव्यमान के हिसाब से बहुत कम है, जबकि ये ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह 1859 में भारत में ब्रिटिश सर्वेक्षकों को भी गुरुत्वाकर्षण डिफ्लेक्शन की गणना में एक गलती मिली। सर्वेक्षणकर्ताओं ने महसूस किया कि निकटवर्ती हिमालय का गुरुत्वाकर्षण उसके विशाल आकार से मेल नहीं खा रहा था। गुरुत्वाकर्षण और भूकंपीय अध्ययनों से पता चला है कि पहाड़ कम घनत्व वाली चट्टानों के होते हैं, जिसमें गहरी जड़ होती है। इस खोज के वैज्ञानिकों ने कई कारण दिए। उन्होंने कहा कि क्रस्ट के ब्लॉक द्रव एस्थेनोस्फीयर में तैर रहे हैं। वे पड़ोसी ब्लॉकों के साथ जुड़े हुए नहीं हैं और स्वतंत्र रूप से तैर रहे हैं। इस सिद्धांत के दो मुख्य प्रकार हैं। आर्किमिडीज ने अपने मॉडल में माना कि पहाड़, महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट जैसी विभिन्न भू आकृतियां अलग घनत्व की क्रिस्टल ब्लॉक की तरह हैं और वे सभी समान गहराई पर स्थित हैं, जिसे डेप्थ ऑफ कॉम्पेंसेशन कहा जाता है। प्रैट के अनुसार भू आकृति की ऊंचाई उसके घनत्व से निर्धारित होती है। इस प्रकार उच्च घनत्व महासागरीय क्रिस्टल ब्लॉक कम घनत्व वाले महाद्वीपीय क्रस्ट की तुलना में कम ऊंचाई पर है। हिमालय ऊंचे हैं क्योंकि वे आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम घनत्व चट्टानों से बने हैं। 1865 में जॉर्ज एरी द्वारा एक और मॉडल दिया गया। उनके अनुसार क्रिस्टल भू आकृति समान घनत्व वाली ब्लॉक की तरह है, लेकिन डेप्थ ऑफ कॉम्पेंसेशन प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग है। इसलिए ऊंची भू आकृति जैसे पर्वत की जड़ें गहरी होती है। इसलिए हिमालय और अन्य पर्वत समुद्र तल से ऊंचे उठे हुए सतह से बहुत गहरे और कम घनत्व वाले हैं। मूल रूप से उनका मतलब था कि पहाड़ अधिक गहराई पर सघन एस्थेनोस्फीयर में तैरते हैं। हालांकि एरी हिमालय और पहाड़ों की गहरी जड़ों के बारे में सही थे, प्रैट क्रस्ट की आकृति की ऊंचाई के घनत्व के बारे में सही थे। उदाहरण के लिए, वन महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट की तुलना में कम घना है और इसलिए ऊंचा है, और दो मध्य महासागरीय लकीरें ऊंची हैं क्योंकि वहां की क्रस्ट अन्य जगहों की समुद्री क्रस्ट की तुलना में कम घनी है। एरी मॉडल आमतौर पर प्रैट मॉडल की तुलना में अधिक सही माना जाता है, लेकिन एरी मॉडल क्रिस्टल घनत्व में भिन्नता को नहीं मानता, जैसे महाद्वीपों और महासागरों के बीच है। ये दोनों मॉडल जटिल लिथोस्फीयर की बहुत ही सरल व्याख्या हैं और प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत से पहले आई थी। एरी और प्रैट दोनों इस बात से सहमत थे कि पृथ्वी की पपड़ी घने मेंटल में तैरते हुए संतुलन में है। उनके प्रस्ताव को अब आइसोस्टेसी के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आइसोस्टेसी शब्द जर्मन शब्द आइसोस्टेसियोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है समानता में या संतुलन। भूविज्ञान में
ये शब्द पृथ्वी के लिथोस्फीयर पर बॉयंसी बल और गुरुत्वाकर्षण बल के संतुलन के लिए लागू होता है, जो एस्थेनोस्फीयर मेंटल में तैर रहे हैं। इससे संबंधित आइसोस्टेटिक कॉम्पेंसेशन की अवधारणा है वह प्रक्रिया जिसमें क्रस्ट की सतह किसी भूगर्भिक घटना के बाद स्थलमंडल के घनत्व या मोटाई में परिवर्तन के बाद आइसोस्टेटिक इक्विलिब्रियम को पुनः स्थापित करने के लिए धीरे धीरे गिरती है या ऊपर उठती है। आइसोस्टेसी मूल रूप से पृथ्वी पर बॉयंसी के सिद्धांत का अनुप्रयोग है। पृथ्वी की ऊपरी दो परत लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर इसमें प्रमुख हैं। लिथोस्फीयर कठोर ऊपरी परत है और इसमें महाद्वीपीय और समुद्री लिथोस्फीयर शामिल हैं। दूसरी परत एस्थेनोस्फीयर है, यह ऊपरी मेंटल की और लिथोस्फीयर के नीचे की परत है, जो गर्मी के कारण अर्धतरल अवस्था में होती है। आइसोस्टेसी का एक अन्य पहलू दोनों परतों का घनत्व है। एस्थेनोस्फीयर की तुलना में लिथोस्फीयर कम सघन सामग्री वाली हल्की परत है। हालांकि लिथोस्फीयर परत में भी घनत्व समान नहीं है। महासागरीय लिथोस्फीयर महाद्वीपीय लिथोस्फीयर की तुलना में सघन है। महाद्वीपीय लिथोस्फीयर में भी अलग अलग घनत्व है। इन सभी पहलुओं के कारण हल्का लिथोस्फीयर सघन सेमीफ्लूइड एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई जहाज या हिमखंड पानी में तैरता है। ये लिथोस्फीयर को ऊपर धकेलने वाले बॉयंसी बल और लिथोस्फीयर को नीचे खींचने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बीच संतुलन से तैरता है। संतुलन की इस स्थिति को आइसोस्टेसी या आइसोस्टेटिक संतुलन के रूप में जाना जाता है। यह आइसोस्टेटिक संतुलन महासागरीय और महाद्वीपीय लिथोस्फीयर पर भी लागू होता है। महासागरीय लिथोस्फीयर सघन और पतली होने के कारण मेंटल में उतनी गहरी डूबती है कि मेंटल का बॉयंसी बल उसके वजन के बराबर विस्थापित करे। हल्के पर मोटे महाद्वीपीय लिथोस्फीयर मेंटल में उतनी ही गहराई तक डूबते हैं जितने मेंटल को अपने वजन बराबर विस्थापित करे। तो हल्का महाद्वीपीय लिथोस्फीयर महासागरीय लिथोस्फीयर की तुलना में अधिक ऊंचा रहता है। पृथ्वी की सतह की ऊंचाई का स्तर जिस पर लिथोस्फीयर स्वाभाविक रूप से तैरता है, आइसोस्टेटिक संतुलन को दर्शाती है। जिस तरह एक भरा हुआ जहाज खाली जहाज की तुलना में पानी में गहराई में तैरता है। महाद्वीपीय लिथोस्फीयर की पर्वत श्रृंखलाएं बहुत मोटी हैं और इसलिए वे काफी ऊंचे होते हैं। पर्वत की जड़ी होती हैं जो बॉयंसी बल को संतुलित करने के लिए काफी गहरी होती हैं। पर्वत जितना लंबा होगा, जड़ी उतनी ही गहरी होंगी। अब इस संतुलन का एक दूसरा पहलू भी है। इसे समझने के लिए आइए पानी में तैरते जहाज का उदाहरण देखें। यदि जहाज पर अधिक भार डाल दिया जाए या हटा दिया जाए तो क्या होगा? ज्यादा वजन डालने पर जहाज पानी में डूबेगा और जहाज से वजन कम करने पर जहाज ऊपर उठेगा। लिथोस्फीयर कुछ हद तक जहाज की तरह व्यवहार करता है। यदि पृथ्वी की सतह के एक क्षेत्र पर एक अतिरिक्त भार रखा जाता है तो लिथोस्फीयर मेंटल में और डूबेगा जब तक कि यह एक नया संतुलन स्तर प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रक्रिया को आइसोस्टेटिक डिप्रेशन या सबसाइडेंस कहा जाता है। यदि अधिक भार बाद में हट जाता है तो क्षेत्र आइसोस्टेटिक रिबाउंड नामक प्रक्रिया में ऊपर उठेगा। ये प्रक्रिया बेहद धीमी गति से होगा क्योंकि एस्थेनोस्फीयर में प्रवाह प्रति वर्ष केवल कुछ सेंटीमीटर है। सबसिडिंग या रिबाउंडिंग द्वारा गुरुत्वाकर्षण संतुलन के एक नए स्तर को स्थापित करने की इस प्रक्रिया को आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट कहा जाता है। आइसोस्टेसी के दो महत्वपूर्ण प्रकार हैं, क्रिस्टल और ग्लेशियल आइसोस्टेसी। क्रिस्टल आइसोस्टेसी में भूवैज्ञानिक घटनाओं जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स, ज्वालामुखी और कई अन्य उच्च क्षेत्रों का निर्माण के दौरान क्रस्ट की चौड़ाई बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए कोलेसियल ओरोजेनी या कन्वर्जेंट मार्जिन ऑरेंजी के दौरान क्षैतिज दबाव क्रस्ट की चौड़ाई को लगभग दोगुना कर सकता है। इसी तरह ज्वालामुखीय विस्फोट के दौरान लावा या पायरोक्लास्टिक परत में जमा होकर इसे चौड़ा कर देती है। इससे लिथोस्फीयर भारी हो जाता है और आइसोस्टेटिक बैलेंस स्थापित करने के लिए मेंटल में अधिक गहरा धंस जाता है। इसे क्रिस्टल सबसिडेंस के रूप में जाना जाता है। अब जैसे ही सतह पर ऊंचाई में अंतर आता है, कटाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए खड़ी ढलान पर भूस्खलन से मलबा नीचे गिरने लगता है,
बारिश के कारण गहरी घाटियां बनती हैं। इस तरह क्रस्ट के हल्के होने से आइसोस्टेटिक बैलेंस स्थापित करने के लिए क्रिस्टल रिबाउंड होता है। कटाव और आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट में अंतराल के कारण समुद्री और नदी सीढ़ीदार किनारे बनती हैं। प्रत्येक सीढ़ीदार किनारे का स्तर उत्थान के बाद टेक्टोनिक स्टेबिलिटी की अवधि को दर्शाता है। यहाँ उत्थान निरंतर होने के बजाय एपिसोडिक तरीके से होता है। हिम युग में और हिमनदी क्षेत्रों में ग्लेशियल आइसोस्टेसी हुई, जहाँ लिथोस्फीयर पर मोटी बर्फ की चादरें जमा हो गईं। बर्फ से बड़े हुए वजन के कारण लिथोस्फीयर मेंटल में गहराई तक चली गई। जैसे जैसे बर्फ की चादरें पिघली, डिग्लेसिएशन हुआ और नीचे के विकृत क्षेत्र धीरे धीरे अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गए। भूमि की सतह के स्तर में परिवर्तन के कारण समुद्री क्षेत्रों का स्तर परिवर्तित होता है। यह आमतौर पर आइसोस्टेटिक रिबाउंड के कारण होता है। ये वैश्विक समुद्र स्तर में बदलाव लाता है। इसी तरह के प्रभाव जल निकायों जैसे कि बांधों, झीलों या जलाशयों द्वारा भी उत्पन्न हो सकते हैं। आइसोस्टेटिक सबसिडेंस और रिबाउंड के कई उदाहरण हिमनदों क्षेत्रों में देखे गए हैं। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियरों के पिघलने पर पपड़ी ऊपर उठ गई। स्कैंडिनेविया में काम कर रहे भूवैज्ञानिकों ने देखा कि जिन क्षेत्रों में हाल ही में हिमनदी थी, वे ऊपर उठ रहे हैं। लगभग 10,000 साल पहले तक बर्फ की चादर से ढका हुआ ये क्षेत्र अभी 1 मीटर प्रति शताब्दी की दर से ऊपर उठ रहा है। स्कैंडिनेविया में तटीय शहर इतनी तेजी से ऊपर उठे हैं कि कई सदियों पहले बनाए गए डॉक्स अब किनारे से दूर हैं, और वैज्ञानिक इसकी वजह आइसोस्टेटिक रिबाउंड को मानते हैं। ये पूर्वी कनाडा में भी हुआ है, जहां भूमि पिछले 6,000 वर्षों के दौरान 100 मीटर तक ऊपर उठ गई है। कनाडा के हडसन बे क्षेत्र में 330 मीटर तक का उत्थान हुआ है, जहां सबसे मोटी बर्फ थी। हाल ही में दक्षिणी अलास्का के कुछ हिस्सों प्रति वर्ष 36 मिलीमीटर की आश्चर्यजनक दर से उत्थान हुआ है। पृथ्वी की सतह की स्थलाकृति को परिवर्तित करने में आइसोस्टेसी के सिद्धांत का बड़ा महत्व है।